हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और उसके ऊपर क्वेश्चंस, फिर यूनिट्स ऑफ चार्ज जिसमें हम सीजीएस और एसआई सिस्टम में जो जो चार्ज का यूनिट है उसको देखेंगे और उसको बीच में रिलेशंस को भी कवर करेंगे। तो पहले चलते हैं परमिटिविटी की ओर। परमिटिविटी का पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? नॉन कंडक्टिंग मीडियम, सेम है। व्हिच डिटरमाइंस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस केप्ट इन दैट मीडियम। तो पहले हम क्या देखे थे? कूलम्ब्स कांस्टेंट के ऊपर फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है कोई भी मीडियम में अगर रहता है तो यहाँ पर हम देखें कि परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट और परमिटिविटी में के अंदर क्या रिलेशन है? तो एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू 1/k, जहां पर एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी है और k है कूलम्ब्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/4 अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4k। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, डायमेंशन क्या रहेगा? कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो भी डायमेंशन था उसका जस्ट इनवर्स रहेगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, इसमें क्या रहेगा? एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 और आपको पता है कूलम्ब्स कांस्टेंट फॉर एयर इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 का वैल्यू सबसे मिनिमम रहेगा एयर के लिए, क्योंकि k का वैल्यू एयर और फ्री स्पेस के लिए सबसे मैक्सिमम है। नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? इसको स्टडी करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल है जिसके बीच में आपका गैप है R। तो यहाँ पर अगर ये दोनों पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एयर में एग्जिस्ट करता है तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा FA इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये ऑलरेडी आप पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में। फिर देखेंगे k का वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा f का वैल्यू। फिर हम अगर कोई भी होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम लेंगे, इसका मतलब क्या है? जो भी मीडियम लेंगे उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगा विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज, वो प्रॉपर्टी वेरी नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मीडियम। तो उसको बोल सकते हैं आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मीडियम। उस केस में क्या होगा? आपका जो फोर्स एयर में जो है, एयर में आपका जो फोर्स है FA, ये रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस होगा? वो एक फैक्टर के थ्रू रिड्यूस होगा, जो फैक्टर को हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर नेक्स्ट जाएंगे, FA का वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। FA का वैल्यू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो FM मीडियम का अगर परमिटिविटी हम लेंगे एप्सिलॉन, तो आगे क्या लिख सकते हैं? 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। FM का वैल्यू ये हो गया और इस साइड क्या रहा? 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो इसको अगर हम एप्सिलॉन R को अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 और भी एक तरीके से हमें मिल सकता है, वो क्या है? FA बाई FM।
फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन दैट मीडियम। तो यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मूला मिला, यहाँ पर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। आपको ऑलरेडी पता है कि एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू सबसे मिनिमम है ए आर में। तो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू अगर मिनिमम रहेगा तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन जीरो रहेगा। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा आपका रहेगा एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इक्वल टू वन रहेगा एयर के लिए, बाकी सब के लिए ग्रेटर देन वन। तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो फोर्स इन एयर ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन एनी मीडियम। डेफिनेशन रिलेटिव परमिटिविटी का लिखेंगे। When two charges kept in medium, the force will be reduced by a factor। वो फैक्टर क्या है? एप्सिलॉन आर। तो Fm इक्वल टू Fa डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो उसी फैक्टर को हम बोलेंगे क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। ये पहला डेफिनेशन है। और सेकेंड डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ स्पेस। इसका मतलब एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये आपका सेकेंड डेफिनेशन है। फिर रहेगा, तो पहला प्रॉब्लम रहेगा फॉर डिस्टिल्ड वाटर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 81, देन एप्सिलॉन इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन जीरो। तो डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे इसका वैल्यू 81। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू ऑलरेडी पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो उस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज NaCl acts as a conductor in its solution in distilled water। तो एयर में NaCl कंडक्टर नहीं है लेकिन वाटर में कंडक्टर है। तो इससे क्या पता चलता है? Na और Cl, इसमें जो आयोनिक बॉन्ड है Na और Cl के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एयर में है वो डिस्टिल वाटर में कम हो जा रहा है। इसीलिए डिस्टिल वाटर में इसका मूवमेंट के वजह से वो कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसी को अभी सॉल्यूशन में देखेंगे। परमिटिविटी ऑफ सॉलिड NaCl इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम दैट इज एप्सिलॉन जीरो। परमिटिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, जो वाटर में हम सॉल्यूशन बनाकर ले रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ वाटर मीडियम दैट इज एप्सिलॉन। तो ऑलरेडी ऊपर का जो प्रॉब्लम में हम देखे थे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू 81। तो यहाँ पर क्या हमें पता चलता है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन जीरो। कितना फैक्टर का? 81 टाइम्स ग्रेटर। तो एयर में आपका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा, कितना? 81 टाइम्स। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन मीडियम मतलब वाटर मीडियम में क्या रहेगा? 81 टाइम्स लेस। उस हिसाब से ड्यू टू द लेस attraction force between Na plus and Cl minus in distilled water, it carries electricity through their mobility during the solution state। तो solution state में इसमें force of attraction बहुत ज्यादा कम रहेगा। कितना कम रहेगा? 81 टाइम्स। तो उसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे। The force of attraction between two charges in air is Fa। ये ऑलरेडी Fa दिया गया है। What will be the new force if a glass plate having epsilon 0 equal to 6 is kept between them। अगर एयर को हम हटा देंगे, हटाकर क्या रखेंगे? ग्लास रखेंगे। दोनों चार्ज के बीच में ग्लास लग देंगे। तो उस केस में what will be the force of interaction if a glass plate is replaced by the conductor। तो थर्ड केस में क्या देखेंगे? अगर ग्लास प्लेट को फिर से हटाकर कंडक्टर रख देंगे तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, जो कि Fa डिवाइडेड बाय Fm ऑलरेडी पढ़े हैं। तो आगे देखेंगे एप्सिलॉन आर इक्वल टू Fa बाई Fm।
तो Fm इक्वल टू Fa डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्लास के लिए दिया गया है, ग्लास के लिए कितना दिया गया है 6। तो डायरेक्टली पुट करने से यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन ग्लास मीडियम विल बी लेस। कितना लेस होगा, फैक्टर क्या रहेगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 6। नेक्स्ट, so for glass medium the force of attraction will be reduced to Fa by 6। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ग्लास प्लेट को पूरा हटा देंगे और क्या रखेंगे, कंडक्टर, तो क्या होगा, तो कंडक्टर का एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। उसी वजह से Fm इक्वल टू Fa बाई एप्सिलॉन आर अगर होगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन ए कंडक्टर इन कितना रहेगा, 0। तो उसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा दो चार्जेस के बीच में। अभी देखेंगे कूलम्स फोर्स इन ए मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड थिकनेस टी। तो कोई भी अगर मीडियम रह जाता है एयर के बीच में, या फिर पूरा मीडियम रहता है, या फिर पूरा एयर रहता है, उसके लिए एक कंबाइंड फार्मूला, मतलब एक हाइब्रिड फार्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। उसके लिए पहले क्या समझना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। अगर कोई मीडियम के अंदर, मतलब Q1 Q2 के बीच में एक मीडियम है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और उसके बीच में डिस्टेंस आर है, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा इस दोनों चार्ज के बीच में, सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाने के लिए और सेम चार्ज के बीच में एयर में हम दोनों चार्ज को जितना डिस्टेंस में रखना पड़ेगा वही डिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन के जगह हम लिख दिए हैं क्या, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। अगर एप्सिलॉन आर को लेकर कंबाइन करेंगे आर के साथ तो क्या रहेगा, आर रूट ओवर एप्सिलॉन आर होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो आर का वैल्यू अभी चेंज होकर यहाँ पर क्या हो गया, आर रूट ओवर एप्सिलॉन 0, ये जो हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इस साइड नहीं है, यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये R0 है। ठीक है। तो अगर R0 ये पार्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, R0 इक्वल टू आर रूट ओवर एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो आगे जाकर देखेंगे और एक एग्जांपल। अगर ये R को हटाकर हम R को जस्ट रिप्लेस कर देंगे T के साथ, तो T0 इक्वल टू T एप्सिलॉन आर होगा। तो एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसे। यहाँ पर Q1 है और Q2 है। Q1 Q2 के बीच में पूरा एयर था, ये पूरा एयर है। तो एयर था, लेकिन और एक मीडियम यहाँ पर हम इंसर्ट किए हैं जिसका थिकनेस है T। तो T अगर मीडियम का थिकनेस है तो इसका इक्विवेलेंट एयर थिकनेस क्या रहेगा, T रूट ओवर एप्सिलॉन आर। तो इसको लेकर अगर हम फॉर्मूला में डालने की कोशिश करेंगे तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा एयर थिकनेस Q1 से Q तक कितना है वो देखना पड़ेगा। तो पहले एयर थिकनेस कितना था, R माइनस T, क्योंकि T था मीडियम का थिकनेस। अभी T0 अगर R कर देंगे इक्विवेलेंट एयर थिकनेस, तो टोटल इक्विवेलेंट एयर थिकनेस बिटवीन Q1 Q2 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दिया T0 को T एप्सिलॉन R के थ्रू, आगे फिर कंबाइन करने से यहाँ पर मिल गया मुझे R प्लस T एप्सिलॉन R माइनस 1। तो इसको लेकर हम अगर फॉर्मूला में डालेंगे, ऊपर जो फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मिला था इक्विवेलेंट फॉर्मूला, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्विवेलेंट एयर थिकनेस का, ये अभी हमें मिल गया इक्विवेलेंट एयर थिकनेस। तो इसको अगर हम एयर के लिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने के लिए डालेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बाई R0 स्क्वायर। तो ये R0 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर चेंज होकर इक्विवेलेंट एयर थिकनेस यहाँ पर मिला है, इसी को यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को लेकर आप कोई भी इक्विवेलेंट एयर थिकनेस निकाल सकते हैं और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी पा सकते हैं। तो अगर कंडक्टर के लिए देखेंगे तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा एफ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी कवर करेंगे सीजीएस यूनिट चार्ज का सीजीएस यूनिट दो टाइप का है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको बोलते हैं स्टार्ट कूलम, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको बोलते हैं एफ कूलम। स्टार्ट सी एफ सी कैपिटल रहेगा। तो स्टार्ट कूलम सीजीएस यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट में हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में दो 1 स्टार्ट कूलम चार्ज को प्लेस करेंगे तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो भी सीजीएस यूनिट में रहेगा, 1 डाइन रहेगा। तो इसको ले हम कूलम्स लॉ का इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डाइन इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगा, सीजीएस यूनिट में 1 रहेगा और वो भी डायमेंशनलेस, और Q1 Q2 का वैल्यू स्टार्ट कूलम रहेगा, 1 स्टार्ट कूलम जिसको मैं यहाँ पर 1 ESU 1 इंटू 1 ESU लिखा हूँ, और इसके बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, 1 ESU इक्वल टू 1 ग्राम टू द पावर 1/2, सेंटीमीटर टू द पावर 3/2 और सेकेंड टू द पावर -1। ये आपका सिंप्लीफाइड 1 ESU का यूनिट मिल गया आपको। तो 1 ESU का अभी डेफिनेशन देखेंगे। तो 1 ESU चार्ज इज दैट चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल्स इट विथ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन। ठीक है, ये सिमिलर। नेक्स्ट, रिलेशन अमंग द यूनिट्स ऑफ चार्ज इन डिफरेंट सिस्टम्स। तो एसआई सिस्टम में कूलम है और आपका सीजीएस सिस्टम में क्या है, एफ कूलम स्टार्ट कूलम। तो उसके बीच में पहले हम रिलेशन यहाँ पर देखेंगे। तो रिलेशन देखने के लिए पहले एसआई सिस्टम में हम 1 कूलम चार्ज 1 मीटर अपार्ट में अगर प्लेस करेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या रहेगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। जस्ट कूलम्स इक्वेशन को मैं रिप्लेस किया हूँ वैल्यू के थ्रू। तो क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो 1 कूलम, तो 2 नंबर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज अगर 1 मीटर डिस्टेंस में रहेगा तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होगा। तो उसको लेकर हम 1 कूलम का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। 1 कूलम इज दैट चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्री स्पेस from an equal and similar charge repels it with a force of 9 into 10 to the power 9 मीटर। सिंपली उसी को, तो अभी हम अज्यूम करेंगे 1 कूलम इक्वल टू 1 स्टार्ट कूलम और उसको लेकर 1 मीटर अपार्ट में रखेंगे, सेम चीज। तो यहाँ पर क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में F इक्वल टू 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे लिखने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 और यूनिट रहेगा डाइन। एसआई सिस्टम में हमें क्या मिला था, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अगर उसको कन्वर्ट करेंगे डाइन में क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 10 टू द पावर 5 डाइन, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 14 डाइन हो जाएगा। तो अभी क्या मिला हमें, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 9 इंटू 10 टू द पावर 18। तो उस हिसाब से x इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर x को रिप्लेस कर देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 9 से तो हमें क्या मिलेगा, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टार्ट कूलम। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम है। उसको अगर स्टार्ट कूलम में या फिर ESU में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESV। अभी आप कूलम और कूलम के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 EMU इक्वल टू C ESU। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आगे जाकर अगर स्टैट कूलम को हम रिप्लेस कर देंगे कूलम के थ्रू, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 10⁻10 इंटू 1/3 इंटू 10⁻9। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिला? 1 हाफ कूलम इक्वल टू 10 कूलम। अभी यहाँ पर मैं सारे नोट को समराइज करके दे दिया हूँ। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका इस नोट में कुछ डाउट्स भी है तो यहाँ पर आपको हम फ्री डाउट क्लियरेंस बेनिफिट का अवसर दे रहे हैं। तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में जाकर आपको मेंशन करना पड़ेगा, और उसका जो रेस्पॉन्स है उसको पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो भी हमारा और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं। और जितना भी लिंक्स है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल का, वो सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आपसे अनुरोध है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।